आप देख रहे हैं मुखिया जी मैदान में। लगातार इस पर बहस जारी है। तकरीबन आधे घंटे से इस विषय पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि गांवों में, पंचायतों में क्या बदलाव हुए और नीतीश कुमार की जो सोच है क्या अभी भी गांवों को बदल सकी है, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव सोच है उसे लेकर नीतीश कुमार जाने जाते हैं। और ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद हैं प्रवक्ता आरजेडी से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद है, प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। और बातचीत चल रही थी, लेकिन इस पूरे ताने बाने को, ग्रामीण ताने बाने को, पंचायती ताने बाने को समझने के लिए जरूरी है कि उस चश्मे से भी देखा जाए जहां पर विरोध के स्वर उठते हैं और यह बताते हुए कि विकास हुआ ही नहीं। तो मृत्युंजय तिवारी जी हमें जरा यह बताइए, गांव की तरफ जरा रुख कीजिए, उधर देखिए, और क्या लगता है कि 4 बार जो पंचायत चुनाव हुए, नीतीश कुमार को इसका क्रेडिट जाता है। इसके पहले बातें नहीं हो रही थी, लेकिन जब हो रही है तो बदलाव क्या दिख रहा है? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो हमें इस बात पर आपत्ति है। आपने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को क्रेडिट जाती है। भाई अगर क्रेडिट जाती है उनको चुनाव कराने की, तो ये बदहाली की भी डिस्क्रेडिट उनको जानी चाहिए। अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। आखिर ये स्थिति क्यों है? 16 वर्षों के बाद भी डबल इंजन की सरकार का विकास का जो नारा था वो सिर्फ नारों में क्यों, सरजमी पर क्यों नहीं उतर पाया? क्यों ये गांव की बदहाल स्थिति है? जो योजना जाती है गांव में, देखिए नल जल योजना, जिसका पीठ सरकार थपथपाती है, क्या हसर हुआ है? नल खोला जाता है, नल ही टूटकर गिर जाता है, टंकी ऊपर से गिर जाता है। ये स्थिति है। सबसे जब ये पंचायत चुनाव होंगे, चूंकि बिहार में पार्टी आधारित चुनाव नहीं होते हैं पार्टी के आधार पर, तो जो समर्थक होते हैं जिस पार्टी के, उसका हर पार्टी चाहता है कि हमारा जो कार्यकर्ता हो, हमारा समर्थक जो चुनाव लड़ रहा हो, एक को हम समर्थन देके उसको जिताएं। अब ये मुखिया जी बनेंगे, जिला परिषद बनेंगे, सरपंच बनेंगे, जो भी बनेंगे, जिस पार्टी के समर्थक होंगे, सरकार का लाभ उन तक पहुंचेगा, वो गांव तक विकास करेंगे। इसके लिए ऐसी जो उम्मीदवार होंगे, उस उम्मीदवार को गांव के लोगों को जिताना चाहिए, जो उनके अंधकार हो रहे भविष्य को बचाने की बात करे, जो गांव के विकास की बात करे। यही ना है लोकतंत्र की खूबसूरती, यही है। एक मौका है जी, बात करे कि काम करे। बात करे, देखिए नहीं, काम तो करने वाले को देखिए, कुछ हद तक तो हम आपको खुलेआम बोल रहे हैं, कुछ हद तक तो जनता भी जिम्मेवार होती है। अब जनता कभी कभी जुमलेबाजी में फंस जाती है, झांसे में, कि 15 लाख खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो इस बार का मुद्दा वो वाला नहीं है ना, जनता को भी ठोक ठटाकर। हाँ तिवारी, इस बार तो मुद्दा वो वाला नहीं है। इस बार मुद्दा कई होगा, मुद्दे पर हम आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने छेड़ दी है तान, आपने विकास वाली तान छेड़ दी, और आपको ऐसा लगता है कि जो 4 बार के इलेक्शन हुए उसमें कुछ हो नहीं पाया, गांव की संरचना बदलनी चाहिए थी, वो नहीं बदल पाई। अभिषेक इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही है जी, थोड़ा इत्मीनान से वक्त दे दे मुझे विवेक जी। देखिए, हो सकता है विवेक जी कि आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखे मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन अनमनस आपके मुखारविंद से भी यह बात निकली कि क्रेडिट जाता है आदरणीय नीतीश कुमार जी को। और इनके समय में तो पंचायत चुनाव होते ही नहीं थे। पंचायत चुनाव करवाना शुरू किया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया उसमें, और गांव आधारित विकास का मॉडल ही है नीतीश कुमार जी का। सड़क, बिजली, पानी की उपलब्धता एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप देख लीजिए कि आज हम भी गांव जाते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, विवेक जी आप भी गांव जाते होंगे, हर एक गांव में हर एक गली को बनाना सरकार की प्राथमिकता है, और उसमें हम कितने सफल हुए हैं किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर घर तक जल पहुंचाना, हर घर तक बिजली पहुंचाना, अब तो खेतों तक बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में रहा है। 7 निश्चय पार्ट 1 की आप बात कर ले, पार्ट 2 विस्तार से चर्चा करूं तो समय लगेगा, लेकिन ये सारी चीजें हमारे विपक्ष को नहीं दिखेंगे। आज गांव में भी लोग यूज करते हैं एंड्रॉइड फोन्स, गांव में भी इंटरनेट की उपलब्धता होती है। सब सरकार की उपलब्धियां नहीं है तो क्या है? आज आपके टीवी चैनल को लाइव यूट्यूब पर, फेसबुक पर गांव से भी बैठकर लोग देखते, सुनते और समझते हैं। ये सब सरकार की ही तो उपलब्धता की उपलब्धियां हैं। तो सरकार की प्राथमिकता हमेशा गांव के विकास को लेकर रही है। इस वजह से तो पंचायत प्रतिनिधियों को इतना सशक्त करती है सरकार, ताकि वो लोग गांव के हर एक मामले को समझ सके और तब गांव का विकास हो सके।
आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर लीजिए या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लीजिए, अपवाद स्वरूप आप लोग की टीवी चैनल्स पर कहीं कहीं की खबरें चलती हैं, उन सारे मामलों पर डिबेट करने के लिए हम लोग आते हैं। लेकिन वो जो टंकी टूट के नीचे गिर जाती है, टोटी टूट जाती है, सवाल तो उस पर है ना, बुनियादी सवाल वहीं से जन्म होता है। योजनाओं की अगर टोटी टूट जाए, टंकी अगर गिर जाए। विवेक जी, अपवाद स्वरूप मैंने कहा तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई सरकार परफेक्ट नहीं। बस इसी परफेक्शन के लिए तो चुनाव होते हैं क्रियान्वयन अभिषेक जी, 100% हो जाए ये तो अपवाद इसके लिए तो अब सरकार के प्रवक्ता ने खुद स्वीकार कर लिया ये सरकार परफेक्ट नहीं है। इसके लिए प्रवक्ता महोदय को धन्यवाद। एक चीज देखिए, मैंने हमारी सरकार ने हमेशा इस बात को कहा है कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम त्रुटिहीन कोई भी सिस्टम बनाए, लेकिन जहां गड़बड़ी होती है हम कार्रवाई करके नजर पेश करते हैं। ये बात हमारे नेता ने हमको सिखाई है और नेता बोलते भी हैं। हम इनकी तरह कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होते हैं कि चरवाहा विद्यालय खुलवाकर भविष्य चौपट कर दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है। गंगा माई का जल है, मछली पकड़िए, बाढ़ से बचने का यही सोल्यूशन अगर आप लोग देते हैं। नहीं, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो कि गड़बड़ी नहीं हो? आपने कर दी थी। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो देती है कि गड़बड़ी ही ना हो? देश की कौन सी सरकार, विश्व की कौन सी सरकार कर देती है? लीजिए, तो खुद स्वीकार कर रहे हैं विश्व की कौन सी सरकार गड़बड़ी करेंगे, लूट करेंगे, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। अरे आपके जैसे नहीं है ना। अब छोड़िए ना भाई, बाढ़ का मौसम आएगा, नेता इनके बोलेंगे तो 3 नंबर की मछली पकड़िए। अरे एक बात समझ लीजिए, हमारे जैसे कहां से होइएगा? समझ लीजिए, ये सौभाग्य नहीं होगा ना। अरे 3rd डिवीजन से 1st डिवीजन थोड़ा हो 20 जाइएगा। 20 में 0, 20 में 0। जनता ने 1st डिवीजन कराया है को तो गाली ये कप्तान 3rd को डिवीजन बोलने हो वाले गए हैं। तिवारी जी, जरा तो बताइए नहीं हो, कितनी गालियां दी थी आप लोगों ने अपने विवेक नेता जी, को? गड़बड़ी 20 ना हो में इसकी 0 लाए व्यवस्था थे होनी चाहिए कि लोकसभा नहीं होनी में, चाहिए? शून्य पर आउट हो गए थे। भाई, 20 में कहाँ क्या था चले गए? वो? ये क्यों लड़ना नहीं नहीं। जाएंगे? चलिए, कहाँ क्या ये विधानसभा की तरफ हम लोग निकल रहे हैं, उसके आंकड़ों पर निकल रहे हैं, वहां तक नहीं जाना है, अभी पंचायत तक ही रहना है। मुद्दा भटका रहे हैं। नहीं, जो हो इसकी व्यवस्था होनी है। 20 में 0/20 गड़बड़ी ना हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए अभिषेक जी, देखिए सरकार पर लांछन इस बात का नहीं है कि सरकार की योजनाओं में कुछ गड़बड़ी है। सवाल इस बात को लेकर के है कि आप उसको इंप्लीमेंट जो करते हैं, उस इंप्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग नहीं होती, यानी देखभाल नहीं होती। अब टंकी एक जगह से तो टूटती नहीं, कई जगहों से खबर आती है, टोटी को हाथ में लिया, हैंडल हाथ में चला आया, तो सवाल तो उठेंगे ना कि योजनाओं की टोटी टूट क्यों जा रही है। राजेश राठौर कुछ कहना चाहते हैं। राजेश जी, लूट है ना विवेक जी। मैं जवाब देता हूं। राजेश जी, विवेक जी, मैं जवाब सुन लीजिए, 10 सेकंड समय दीजिए मुझे, 10 सेकंड समय दीजिए विवेक जी, मेरा आग्रह है। जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड समय दीजिए ना, बस 10 सेकंड आग्रह है आपसे। देखिए, हमारे नेता ने कई बार इस बात को कहा है, बस 10, हमारे नेता ने कई बार इस बात को कहा है। विवेक जी, आपने एक एग्जांपल दिया टंकी के फट जाने का, और भी कहीं भी किसी अधिकारी की तरफ से त्रुटि होती है तो सरकार की मंशा पर सवाल नहीं। सरकार की मंशा है कि किसी ने गड़बड़ी की, हम कार्रवाई करेंगे और चीजों को ठीक करेंगे, वापस ट्रैक पर लेकर के आएंगे। हम इनकी तरह बयानबाजी में कितने दिनों में ठीक होगा? अरे भैया, 16 साल हो गया टंकी गिर रहा है। विवेक जी, उसी बात गिर रहा है। कितना दिन चाहिए? कितना साल चाहिए? पार्ट 1 पार्ट 2 में विवेक जी, पार्ट 1 विवेक जी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 चलते रहे। पहले बात का खंडन करता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में ही पंचायती राज चुनाव हुआ, ऐसा हम नहीं मानते। आपको भी नहीं माना चाहिए। मैं कब हुआ था उसके पहले बता दिया, ठीक है, हम आंकड़ों को ही बदल देंगे। बताइए, ये चौथा टर्म है तो नीतीश कुमार के आगमन के बाद से शुरू हुआ, उसके पहले कब था? राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। प्लस चलाते थे। अरे 2001 में राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तब ये चुनाव शुरू हुआ था। चौथा चुनाव हो रहा है, तब तो 20 साल हो रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी को, मृत्युंजय तिवारी जी फोन लाइन पर चले गए हैं, शायद कहीं से जवाब हुआ आ रहा है। वो कहीं चले गए। मैं ये कह रहा हूं कि 2001 में राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तब बिहार में पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ। इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को कहीं से नहीं जाता है। सवाल आ गया पंचायत के सशक्तिकरण का, तो हमारे महात्मा गांधी जी का सोच था। राजीव गांधी जी भी कहते कि पंचायत जब तक सशक्त नहीं होगा तब तक देश विकास नहीं करेगा। इसीलिए पंचायतों का पैसा सीधे पंचायत में जाए, ये राजीव जी का सपना था। हाँ, वही ठीक है, उस समय कम पैसा था, अब ज्यादा पैसा हो गया, तो नीतीश कुमार जी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्य किए, इसमें दो राय नहीं है। हम ये बात को कहां कह रहे हैं। उन्होंने नल जल की योजना शुरुआत की, कई बार कुछ पैसे आवंटित ज्यादा किए,
तब पैसे कम थे, आज ज्यादा पैसा है। हम विषय किस पे कर रहे हैं कि नल जल की बात कहते हैं, न नल है न जल है। बिहार में कोई एक पंचायत आप बताएंगे जहां मुख्यमंत्री जी मेरे साथ चलेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे, हर घर नल का टोटी चल रहा होगा? ऐसा एक पंचायत संपूर्ण बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा सवाल यह है। दूसरा यह है कि करप्शन की जो बात मैं नहीं करता हूं, अभी मुख्यमंत्री जी जनता दरबार में कह रहे थे कि 1 घंटा में हमको 5-7 शिकायतें आ गई, आप लोग कर क्या रहे थे? तो जिस मुख्यमंत्री को 16 साल में खुद अपने पंचायत ब्लॉकों की बात समझ में नहीं आती है, वो हम लोगों को क्या समझ में आई? यही तो मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आप 4 अधिकारी से मत घिरिए, आप अपने जनप्रतिनिधियों से मिलिए, उनकी शिकायतें सुनिए, तब आपका उसका निवारण करेंगे। और यह जनप्रतिनिधि मतलब आरजेडी या कांग्रेस के एमएलए नहीं है, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की भी बात सुनिए, जेडीयू के एमएलए की बात सुनिए, तब तो पंचायतों में क्या हो रहा है, ब्लॉक में क्या हो रहा है, ये पता चलेगा। तो राजेश जी, अच्छा है ना कि राजीव गांधी ने जो सपना देखा नीतीश कुमार अगर उसे पूरा, क्या दिक्कत है? कोई पूरा करे, कोई भी पूरा कर दे भाई, क्या दिक्कत है? ग्रामीण इलाकों का अगर विकास हो तो क्या दिक्कत है? फंडिंग अगर बड़ी हो जाए, गांव को उसका फायदा मिले तो क्या दिक्कत है? दोबारा मैं आ रहा हूं, राजीव जी जो कह रहे थे मैं वही कह रहा हूं कि मैं भेजता हूं वहां से 100 रुपया मिलता है 15 रुपया। वो आज भी कायम है कि आखिर पंचायतों में 100% पैसे अभिषेक जवाब दीजिए, अभी भी 1 ही रुपया पहुंच रहा है क्या? खत्म नहीं होता, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री हाँ, ये जेडीयू से सवाल है। आप स्क्रीन पर है राजेश जी, आप स्क्रीन पर, अभिषेक झा भी स्क्रीन पर है। जी देखिए, चलिए पहले तो इनको साधुवाद की, इन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार जी ने जो गांव आधारित विकास, पंचायतों के विकास के लिए काम किया है वो इनको भी दिखता है, और इनके समय में दिखता नहीं, घोषणा दिखता है, काम नहीं दिखता है। अरे धन्यवाद, राजीव गांधी जी ने जो कहा था कि मैं 100 रुपए देता हूँ, 15 रुपए मिलता है, वो आज भी कायम है, इसीलिए करप्शन बरकरार है। ठीक है, आपने माना ना कि आपके समय 100 रुपए में 85 का गबन होता था। मेरा प्रधानमंत्री डंडे के चोट पे बोल रहे थे, हमारे समय में नहीं होता, आप में 100 में 100 का, हमारे समय में नहीं होता है, चूहा खा जाता है, हमारे समय में नहीं होता है। यहाँ 100% गायब है। योजनाओं नीतीश कुमार जी के राज्य में कई योजना तो कागजों पे चलता है, नहीं तो सृजन कहाँ से आया? आपकी मजबूरी है, एकदम सृजन है तो समझ में आएगा। आपके पंचायत में चलिए ना, मैं चलिए ना, मैं डंके के तो नाम बता रहा हूँ, मेरा गांव बनगांव है, ब्लॉक बाजपट्टी है, जिला सीतामढ़ी है, नल का जल मेरे घर में तो नहीं है। उनके पहले के अब ज्यादा विकास से जरूर संतुष्ट होंगे। देखिए राजेश जी, हम जहाँ खड़े हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष होने के नाते सरकार की अच्छी योजनाओं को भी सिर्फ आप क्रिटिसाइज करते हैं, अपने काले चश्मे से देखते हैं, वो आपका रूल हो सकता है। नहीं बोल तो रहे अभिषेक राजेश राठौर जी अपने गांव का पता तो बता रहे हैं ना, क्या उनके गांव में अगर चीजें नहीं है, और उदाहरण के तौर पर अगर राजेश राठौर अपने गांव का ही नाम ले रहे हैं तो उनको बताइए, कोई तो लिस्टिंग होगी ना इसकी। पंचायत में नल का जल पिलाएंगे हमको विवेक जी, अभिषेक जी अपने गांव में नल का जल हमें पिला सकते हैं, नहीं पिला सकते। अरे मेरे गांव चले, रखिए, सुनने का धैर्य, क्या बात करते हैं अभिषेक जी, अपने गांव में नल का जल हमें नहीं पिला सकते, थोड़ी देर दे सकते हैं, सुनने का भी धैर्य रखिए, पूरा सुनते हैं, लेकिन क्या बताइए टीवीएस की आप अपने गांव में नल का जल हम नहीं पिलाएंगे, नहीं पिला सकते। आप चलिए, स्वच्छ नल का शीतल पेयजल आपको मिलेगा, शीतल पेयजल पटना में मिले नहीं रहा है, शीतल पेयजल गांव में दे रहा है, नहीं मिलेगा। पटना में वही बाढ़ का पानी, नाला के पानी, थोड़ा शांत हो जाइए, मुख्यमंत्री डूबते हैं, क्यों व्याकुल हो रहे हैं, क्यों व्याकुल हो रहे हैं, झूठ उतना ही बोलिए जितना चले, क्यों व्याकुल हो रहे हैं, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। आपने आरोप लगा दिए विवेक जी, मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग एक एक करके अपनी बात को रखें। देखिए, इनकी तरफ से आरोप लगाना कोई अस्वाभाविक चीज नहीं, विपक्ष में है, इनकी मजबूरी को मैं समझता हूं, लेकिन आज बिहार के किसी भी आप इंसान से पूछ लीजिए कि गांव तक रोड की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। विवेक जी, एक सिंपल सी बात है, हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने कहा साफ साफ
कि हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार की मंशा, विजन का नतीजा आज हमको गांव-गांव तक दिखाई पड़ता है। उसी का एग्जांपल है। फिर हो गया सुन तो लीजिए, लालू कार्यकाल सुन तो का, लीजिए आप, कांग्रेस कार्यकाल का चीनी मिल आप ही लोग बंद कर रहे हैं कि हम बंद कर रहे हैं? इथेनॉल बनाने की बात करते हैं। अलग-अलग मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे, अलग-अलग मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे तो मैं कह दूंगा। अच्छा एक बात बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो किसी वार्ड या शहर में नहीं है कि गांव में बैठ सोच के लीजिए। मोबाइल पर आपके संचार क्रांति है, तो राजीव जी का देन है, नीतीश कुमार जी का देन नहीं है, संपूर्ण भारत में चल रहा है। 1990 में मोबाइल आया था, संचार क्रांति 1990 में इंटरनेट की उपलब्धता थी, 1990 में गूगल और यूट्यूब था। बिल्कुल, क्या बात करते हैं राजेश संचार जी? क्रांति में यही कब आया यूट्यूब, फेसबुक कब आया है? गिनाएंगे काम की बात। अतीत के पन्नों को आप पलटेंगे ना, बहुत फेरे में पड़ जाएंगे। अतीत के पन्नों को मत पलटिए, वरना इतने काला इतिहास है आप लोगों का कि आप जवाब देते देते थक जाएंगे, होगा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभिषेक एक जायज बात, अभिषेक एक जायज बात, राजेश राठौर जो आरोप लगा रहे हैं उसे कैसे खारिज करेंगे? चलिए इन टिप्पणियों से नहीं, साहित्यिक तौर पर नहीं, लेकिन उसका एक आधार होना चाहिए, एक डेटा होना चाहिए। कैसे आप तोड़िए उन बयानों को, उन आरोपों को तोड़िए जो आपकी सरकार के ऊपर लग रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना आपको कि जब नीतीश कुमार जी को सत्ता मिली थी बिहार में, 7,000 किलोमीटर पुल पुलिया और सड़कें हुआ करती थी, आज 95,000 किलोमीटर है। किलोमीटर घुमाएंगे, दिखाएंगे नहीं, फिर हो गया, घुमाएंगे। अच्छा बोल लीजिए, बोलिए आंकड़ों से नहीं चलता। बोलिए आप बताइए कि बिहार में 5% पंचायत भी है जिसमें नल का जल मिलता है, 5% पंचायत है जिसमें 7% सड़क है, सुनिएगा नहीं है। 5% पंचायत है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, नहीं है। वो कोरोना काल में डाटा खुल गया। ये कांग्रेस कार्यकाल में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, सामुदायिक जवाब दे दूं मैं, वो सब नीतीश कार्यकाल में बंद हो गया। यही जवाब दे दूं मैं, वेंटिलेटर चलाने के लिए जवाब दे दूं मैं, नहीं था। विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चरवाहा विद्यालय की बात करते हैं। अगर आज चरवाहा विद्यालय होता है, एक तरफा ही डिबेट कराइए से लोग होता। नहीं अभिषेक, ये गलत है, एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है। जो मानक है, अगर उस मानक पर हमारा पंचायत और गांव को डेवलप नहीं कर रहे तो सवाल उठेंगे। एक तरफा डिबेट की बात नहीं है, आपको भी हम मौका। राजेश राठौर जरा रुकिए, राजेश जी जरा रुक जाइए। एक साथ 4-5 आरोप लगा दिए ना आपने। राजेश जी जरा रुक जाइए, अभिषेक जी को जरा बोलने दीजिए। 4 से 5 आरोप आपने लगा दिए हैं, अभिषेक जी को समझ में बात आ गई, अब जवाब दे रहे हैं। हाँ अभिषेक, राजेश राठौर जी आपको तो मौका देने को तैयार ही नहीं है, मुझे क्या मौका देंगे बोलने का? इन्होंने आरोप लगाया, सुनने का धैर्य रखिए। आपने आंकड़ों की बात की, मैंने जैसे ही पहला आंकड़ा आपके सामने पेश किया उस वक्त ही बौखला गए बेचारे कि आंकड़ों ने आप जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। आप सुन तो लीजिए एक बार। आपने आरोप लगाया, आप विपक्ष में, आपकी मैं मजबूरी को समझता हूं, आप तो आरोप लगाएंगे ही। आपके समय क्या हुआ था? आप बात कर रहे थे जैसे हमारी, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए फिर वही बात है, बात करेंगे, अभी का कोई बात नहीं करेंगे। 16 साल का जब मैंने पेश किया, राजेश राठौर जी रुक जाइए, से बढ़कर हम राजेश राठौर जी अभिषेक को बोलने दीजिए ना। अभिषेक जी कुछ बोल रहे हैं। दोनों का पेश किया ना, तुलनात्मक अध्ययन। देखिए तुलनात्मक अध्ययन होता है। हम सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम तो भाई आपकी सच्चाई जनता के सामने रखते हैं और हमने जो किया वो रखते हैं। तुलनात्मक अध्ययन हमने किया ना राजेश जी। 95,000 किलोमीटर, 7 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 16 साल का मुख्यमंत्री, 7,000 कितने गजब बात है, गजब बात है। ताज्जुब की बात है ना। अरे गिरने लगा भाई। देखिए मैं बड़े धैर्य के साथ जवाब दे रहा हूं, आप सुनने का धैर्य रखिए। मैंने आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बताया कि 7,000 किलोमीटर सड़कें थी आपके समय में, 95,000 तक गई। आप बात कर रहे थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की, आंकड़ा है हमारा, आंकड़ा नहीं भाई, विस्तृत आंकड़ा आपके पास भी होगा। आप नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए ना। कोरोना काल में आपके डिबेट हुआ है, अखबारों में छपा है। मैंने पंचायत तक बात की, पंचायतों को बेसिक नीड्स उनकी पूरी करने के लिए क्या किया गया? छोड़ दीजिए कि जो नॉर्मल जो आंकड़े हैं उसको छोड़िए, हमें जरा ये बताइए कि हमारे गांव सुधरते उन आंकड़ों की बेसिस पर, वो आंकड़े कहाँ हैं जरा वो बताइए। नहीं, गलत आंकड़ों पे हम नहीं सुनेंगे। अरे कैसे नहीं सुनेंगे भाई, कैसे नहीं सुनेंगे? आप सुनिए चाहे मत सुनिए, जनता समझती है इसलिए आपकी राजनीतिक हैसियत आपको बताते रहती है। जनता समझती है इसलिए आपको राजनीतिक हैसियत। चलिए प्रेम रंजन पटेल जी जरा लिंक कीजिए, शायद आपके पास इसका कड़ा जवाब हो। प्रेम रंजन जी। हाँ अब इधर विवेक जी,
मैं सुन रहा था कांग्रेस के हमारे राठौर जी बड़े जोरदार तरीके से जो है से कह रहे थे कि कांग्रेस में ये किया, कांग्रेस में ये किया और वो सब काम खत्म हो गया। देखिए तिवारी जी भी हंस रहे हैं। कितने किलोमीटर सड़कें थी और कौन कौन से गांव तक सड़क थी, कौन कौन से गांव तक बिजली थी, कौन कौन से स्कूल थे गांव के अंदर में बने हुए और कहां कहां जो है से स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र कांग्रेस का देन है कि आज दिख रहा है। जरा चुप कराइए, मैं चुपचाप सुन रहा था, बेचैन मत कहिए होने के लिए। आते हैं मृत्युंजय जी, आपके पास आते हैं, रुक जाइए मृत्युंजय जी, आ जाते हैं आपके पास। हाँ, प्रेम रंजन जी को सुनिए। हाँ, मैं कह रहा था 2005 में हमारी नवंबर में सरकार बनी, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। बिहार का बजट 4000 करोड़ रुपए का था योजना आकार, आज बढ़कर करके 2,19,000 करोड़ रुपए का हो गया और हम उस राशि को 100% विकास की योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर विकास के काम को कर रहे हैं। जब हम लोग आए थे तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी की देन थी कि गांवों को पक्के सड़क से जोड़ने के लिए, और बिहार के अंदर में इंजीनियर इन चीफ नहीं था। 3 वर्षों तक आया हुआ पैसा और खर्च नहीं हुआ, वो जो ऐसे पड़ा का पड़ा रह गया। केंद्र की सरकार ने 4 एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी, राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में शुरू होने वाली है। तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं और ये जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी हम सीधे जोड़ेंगे। 3 वर्षों तक सर्व माइक ऑन नहीं ओके। नमस्कार, आप लोगों का आज स्वागत है राज्य निर्वाचन आयोग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप लोगों को सबों को माइक इज ऑफ, माइक ऑन ये कर ओके, माइक ऑन करेंगे क्या? माइक उठा लीजिए सर। ओके, जैसे कि हम सबों को पंचायत आम चुनाव 2021 का इंतजार था और उसकी चुनाव आप सबों को पता है कि जून में की जानी थी, लेकिन कोरोना एक ऐसी विपत्ति सबों के लिए आई है जिसमें पूरा जन सामान्य वह डिस्टर्ब हुआ है। हम सभी इसके डिस्टर्ब हुए हैं। और फिर कोरोना के बाद फिर मानसून सब अभी आ रहा है, मानसून आप देख रहे हैं कि मानसून है, तो निर्वाचन जैसे ही मानसून समाप्त होने का जो अर्लीस्ट हम लोग की संभावना है, वहाँ से हम लोग निर्वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों को हम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए बुकलेट उपलब्ध कराई है, आप लोगों के पास होगी। बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या? ओके, तो बुकलेट आप लोगों के पास होगी, उससे किस पॉइंट पे वार्ता कर रहे हैं वो आसान हो जाता है। तो हम लोगों के द्वारा कुल देखा जाए तो कुल 11 चरण, लेकिन प्रत्येक जिला में अधिकतम 10 चरण में कर रहे हैं चुनाव। एक चरण अतिरिक्त जा रहा है आयोग के लिए, इसलिए कि जो फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका हम लोग एक चरण बाद में चुनाव कर रहे हैं। तो चुनाव का प्रथम चरण 24/9/2021 को मतदान की तिथि होगी। उसके आपके फोल्डर में दिए गए हैं नोटिफिकेशन के कॉपी और डिटेल्स में दिए गए हैं। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है और 1609 मतदान भवन है। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग चुनाव को विभिन्न चरणों में कर रहे हैं, तो हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। और उसकी हम लोगों ने डिटेल जैसे बताया कि प्रथम चरण का बताया, द्वितीय चरण फिर चुनाव उसका मतदान की तिथि 29/9 होगी, जिसमें 34 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 48 होगी।
और करीब 9,686 केंद्रों की संख्या होगी। मतदान भवन 6,543 ये होंगे। उसी तरह से तृतीय चरण 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें 35 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 50 होगी और मतदान केंद्र करीब 10,634 और साथ में मतदान भवन होंगे उनके 6,942। फिर फोर्थ फेज की जो चुनाव होगी वो 20/10 को होगी और उसमें 36 जिले इन्वॉल्व होंगे, प्रखंडों की संख्या 53 होंगे, 11,318 होंगे मतदान केंद्र और मतदान भवनों की संख्या 7,729। पंचम चरण के चुनाव 24/10 को होंगे और इसमें जिले 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, प्रखंडों की संख्या 58 होगी, मतदान केंद्रों की संख्या 12,056 और भवनों की संख्या 7,810। 6th फेज के जो चुनाव होंगे 3 नवंबर को होंगे। इसी तरह से डिटेल हमने दिया हुआ है। तो इसी तरह से एकादश सप्तम चरण 15/11 को है, अष्टम चरण 24/11 को है, नवम चरण 29/11 को है, 10वां चरण 8/12 को है और जो 11th जो लास्ट फेज है वो 12 दिसंबर को है। और जैसा मैंने बताया कि जिलों की संख्या, प्रखंडों की संख्या आपको हम लोगों ने डिटेल में दी हुई है। और तो कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,13,891 हुए और भवनों की संख्या 73,736 हुए। आप पूरे प्रखंड अगर उस तरह से देखेंगे तो कुछ प्रखंड ऐसे हैं जिसमें कि एक प्रखंड को उनके भौगोलिक दृष्टिकोण से वहाँ के लोकल इश्यूज के कारण उनको एक ब्लॉक को 2 फेजेज में किया गया है। जैसे तरियानी, सीवर जिले के तरियानी प्रखंड हैं, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड हैं, शेखपुरा जिले के शेखपुरा प्रखंड हैं, खगड़िया जिले के परबत्ता, गोगरी, खगड़िया, अलौली। तो इस तरह के जो 7 प्रखंड हैं ये 2 चरण में चुनाव कर रहे हैं, बाकी सभी प्रखंडों में 1 चरण में चुनाव किया जा रहा है। और तो इस तरीके से इसकी डिटेल कार्यक्रम हमने आपको दिया हुआ है। जहां तक जो चुनाव जो कराए जाएंगे तो आप सबों को पता है कि प्रखंड हमारे 534 हैं, उसमें से अभी रिसेंटली बेतिया के जितने पंचायत हैं वो अर्बन डेवलपमेंट में चले गए हैं। ग्राम पंचायत 8,072 ये हैं और जो पॉपुलेशन है 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है, इसमें से पुरुष मतदाता 3.35 करोड़, महिला मतदाता 3.03 करोड़ और अन्य मतदाता 2,471। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। तो एक जस्ट स्नैपशॉट में बता रहा हूँ कि इतने ये हमारा डायमेंशन है। और मुखिया के जैसे आपको पता है कि प्रत्येक पंचायत में एक मुखिया होते हैं, तो 8,072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य 1,13,307 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सदस्य होंगे। पंचायत समिति सदस्य 11,104, जिला परिषद सदस्य 1,160, ग्राम कचहरी सरपंच 8,072 और ग्राम कचहरी पंच 1,13,307। कुल 2,55,022 पदों के लिए निर्वाचन किया जाएगा। और पूर्व में जैसे बताया कि बाढ़ के करीब 28 जिले हमारे हैं। इन 28 जिलों को फर्स्ट फेज जो हम लोग 24 से शुरू कर रहे हैं उस समय से नहीं करके सेकंड फेज से इन 28 जिलों में चुनाव किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पहले फेज में जो शुरुआत होगी 24 को तो 10 जिले में चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद 29 सितंबर को जो आपके बाकी जो बाढ़ग्रस्त जिले हैं उनको लिया जा रहा है। ऐसे आशंका ये है कि हम लोगों की जो ओवरऑल देखें तो 15 सितंबर के बाद बाढ़ का समस्या लगभग समाप्त हो जाता है। इसीलिए उसके बाद ही हम लोगों ने चुनाव कराने का निर्णय लिया, जिससे कि मतदाताओं को कहीं भी कम्युनिकेशन ब्लॉक ना हो,
कहीं भी किसी तरह की समस्या ना हो। बूथ आप सभी जानते हैं कि सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में है, वहाँ के आवागमन की, पोलिंग पार्टीज की भी समस्या ना हो, ठहरने की समस्या ना हो, इत्यादि सारे चीज़ों को जो लॉजिस्टिक इतनी बड़ी की जाती है चुनाव के दौरान, जिससे आप लोग सभी अवगत हैं, उन सारे समस्याओं को देखते हुए जैसे ही मानसून समाप्त होता है, जो कि हम लोग आंकड़े से देखते हैं कि 15 सितंबर के बाद ये सारा समाप्त होने के करीब रहता है, इसलिए हम लोगों ने उसी के आधार पे चुनाव करा रहे हैं। और फर्स्ट फेज बाकी भी जितने जिले 38 जिले भी कर रहे हैं, तो उनके ऐसा नहीं है कि कुछ जिले में हो सकता है कि सारे पूरा जिला ही बाढ़ग्रस्त हो, लेकिन अधिकतर जो बाढ़ वाले जिले हैं उसमें ऐसा है कि उनके कुछ प्रखंड जो हैं वो फ्लड से अफेक्टेड रहते हैं। इस कारण से जो हम लोग जो 10 चरण एक जिला में कर रहे हैं, तो उन लोगों ने जो अपने कार्यक्रम बनाए हैं तो वो इस तरह से बनाए हैं कि उनके जिलों के जो बाढ़ग्रस्त इलाके नहीं हैं उनको प्राथमिकता से पहले चरण में लिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर एक जिले में 10 चरण में चुनाव हो रहे हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण तक ये सारे वैसे प्रखंड हैं जहाँ पे कि जहाँ पे कि बाढ़ की आशंका बिल्कुल नहीं है। तो अगर उस तरह से देखें तो पंचम चरण हमारा 24-10 अक्टूबर एंड में पहुँच जाता है। तो बाढ़ग्रस्त जो मुख्य रूप से बाढ़ग्रस्त प्रखंड हैं उनमें षष्ठम चरण के बाद मतलब ऑलमोस्ट नवंबर में जाकर के ही निर्वाचन होगा, जिससे कि बाढ़ की आशंका बिल्कुल नहीं रहेगी, उसका कोई हम लोग पे चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को हम लोगों ने डिटेल्स में शेयर किए हैं कि जब चुनाव होते हैं तो जैसे अगर 24 तारीख को जो आपके मतदान की तिथि है तो उसके आप सबों को पता है कि प्रारूप प्रकाशन किया जाता है जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। आफ्टर जो आज हम लोग नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा एक प्रपत्र 5 में सूचना दी जाती है। उसके बाद नॉमिनेशन का काम शुरू होता है। तो पहले जो फेज का है वो 1 सितंबर से सूचना प्रकाशित की जाएगी प्रपत्र 5 में, और नॉमिनेशन जो है वो उसके नेक्स्ट डे 2 सितंबर से वो नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएगी। और नॉमिनेशन जैसा कि आप बताएं वो 1 सप्ताह के करीब रहता है, और उसके बाद उसकी अंतिम तिथि 8-9 को होगी नॉमिनेशन की। फिर उसके बाद समीक्षा की जाती है, जिसकी अधिकतम मैक्सिमम 3 डेज का रहता है समीक्षा की तिथि। 11-9 को फाइनल हो जाएगी समीक्षा, और अंतिम जो 2 दिन के लिए जो अगर कोई विड्रॉ करना चाहते हैं, अभ्यर्थी अगर वापसी लेना चाहते हैं तो वो 13 तारीख को उसकी तिथि है, और उसी दिन प्रतीक की आवंटन की जाएगी। और फिर उसके बाद 24 तारीख को उनको इस बीच में एक कैंपेन का पीरियड मिला, और उसके बाद 24 तारीख को चुनाव होंगे। तो ये प्रथम फेज की मैंने आपको बताया, और डिटेल्स आपको मैंने दिया हुआ कौन कौन जिले जा रहे हैं। जैसे पहले फेज में कैमूर, रोहतास, नालंदा, गया, गया, नवादा, नॉट नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण, नॉट सारण, ओके। सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपके फर्स्ट फेज में जाएंगे। जो 10 जिले जहाँ पे कि जो बिल्कुल ही आप देखे होंगे तो सारे मोस्टली साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि बाढ़ का कोई भी प्रकोप बाढ़ का नहीं है। तो ये कार्यक्रम हम डिटेल में आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चरणवार इसी तरह से सभी फेज के डिटेल्स बनाए गए हैं कि उनको कब किया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा एमसीसी का डिटेल कर दिया जाए कि एमसीसी। एक मिनट, आपको सब्र रखना पड़ेगा। ये हमारी पहली हम लोग एक सिस्टमैटिकली जाना चाहेंगे, तो लेट हो गया मतलब ये तो एक बात है कि पेशेंस बहुत आवश्यकता होती है। किसी भी गंभीर कार्य में पेशेंस की आवश्यकता होती है। हाँ, तो प्लीज देन आई मीन यू आर फ्री टू लीव दैट वे इफ इट इज, बट द पॉइंट इज कि बहुत लोग जानना चाहते हैं। ओके, बट पॉइंट वेल टेकन। हम लोगों ने आपको सर्कुलेट किया है, तो हम लोग तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए कि आप लोगों तक इसे पहुंचाएंगे। और लोगों के हम लोग सभी
एक ही उद्देश्य से काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव बहुत ही चैलेंजिंग है, सबको जानते हैं, बहुत इंटेंस चुनाव होता है पंचायत का, आप सभी है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि हर तरह की भ्रांति अगर कोई है तो वो समाप्त हो जाए, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो ये फेज वाइज है, इसकी डिटेल जैसे मैंने बताया कि ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। अधिसूचना जो हम लोगों की जारी की गई है उसकी भी प्रति आपके फोल्डर में है, और उसमें जिला वाइज, डिटेल वाइज, सारे प्रखंड वाइज उसके आपके हैं, आप वो देख सकते हैं। बट पॉइंट वेल टेकन, मैं कट शॉर्ट करना चाहूँगा जो चीज़ें हैं। फिर इसमें पदों की स्थिति में क्या रिजर्वेशन की स्टेटस है वो भी हम लोगों ने आपको दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन है, जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है, और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण है। तो उसकी डिटेल हमने हर लेवल पे जो है उसकी हम लोगों ने आपको दी है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि पंचायत चुनाव जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी होती है वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिव होती है, सबसे ज़्यादा लोगों की भागीदारी वहाँ पे होती है। इसकी हम लोगों ने तैयारी, तो हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों ने अब तक तैयारी करते रहे हैं काफ़ी सघन से। आप लोग भी उसको कवर करते रहे हैं, लोगों तक जानकारी पहुँचाते रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्टोरल रोल का हम लोगों ने गठन किया। इलेक्टोरल रोल के एक उसके ड्राफ्ट पब्लिकेशन किए गए, उसके बाद उसकी आपत्ति आकर के फाइनल पब्लिकेशन की गई। तो उसके बाद इस बार देन आफ्टर दैट फिर सब्सिक्वेंटली जो आपके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन आए उसकी सारी कार्रवाई की गई। फिर एक रिवीजन हुआ था बीच में, जो प्राइमरी जो हमारा जहाँ से मदर रोल कह सकते हैं, या जहाँ से हम असेंबली के जो रोल होते हैं उसको आधार बना के बनाते हैं। तो असेंबली में आपको पता है एक समरी रिवीजन हुआ था 15 तारीख के करीब, तो उसके बाद उसे भी हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रोल में डाला। तो इस तरीके से सारी कार्रवाइयाँ पूरी करते हुए इसकी तैयारी की गई है, इलेक्टोरल रोल की तैयारी की गई। और इस बार जैसा मैंने बताया कि 6.44 करोड़ मतदाता शुरुआत में थे, लेकिन आप लोगों को सबों को पता है कि अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया, जिसमें कि अनेकों पंचायत जो हैं वो अर्बन एरिया में चले गए, नगर पंचायत में कन्वर्ट हो गए। तो उसके कारण से फिर उसमें फाइनली कमी हुई, काफ़ी सारे बूथ अर्बन एरिया में चले गए, इलेक्टर्स भी उस एरिया के चले गए। उसके बाद जो भी मैंने फिगर बताया था दैट वाज आफ्टर जो अर्बन डेवलपमेंट के नोटिफिकेशन के बाद जो पंचायत चले गए हैं उसके जाने के बाद ही वो ये। तो जैसा कि आपको पता है कि नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन के क्रम में 109 नए नगर पंचायतों का गठन हुआ, 8 नए नगर परिषद का गठन हुआ, 32 नगर पंचायतों का नगर परिषद में उत्क्रमण हुआ, 5 नगर परिषद का नगर निगम में उत्क्रमण हुआ, और 12 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार हुआ। तो इसके कारण से करीब हमारे जो है 315 पंचायत अफेक्टेड हुए, उसमें से 262 पंचायत पूर्ण रूप से, और 53 पंचायत वैसे रहे जहाँ पे कि 3000 से कम जनसंख्या होने के बाद कारण उनको दूसरे पंचायतों में मिलाया गया। तो इस तरह से इतने ग्राम पंचायत जो हैं 315 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया, और 186 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुए। तो ये पुनर्गठन करने के बाद जो इलेक्टोरल रोल का हम लोगों ने जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अनुसार सारे कार्य किए थे, उसके बाद हमें फिर अभी रीऑर्गेनाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये काम अब हम लोग समाप्त कर दिए हैं, और जिसके आधार पे अब करीब 6.38 करोड़ हमारे कुल मतदाता हैं। मतगणना केंद्र की स्थापना की भी हम लोगों ने जब शुरुआत में की थी, जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन करके आपत्ति प्राप्त करके, तो उस समय हमारे पास करीब 1,18,625 मतदान केंद्र की स्थापना की गई थी। लेकिन सब्सिक्वेंटली जो मैंने बताया अर्बन डेवलपमेंट के नोटिफिकेशन के क्रम में जो काफ़ी सारे एरियाज चले गए,
अर्बन एरियाज में, तो उसके कारण अब 1,13,891 मतदान केंद्र हमारे पास बचे। तो ये एक ओवरऑल डायमेंशन था। और फिर अगर आप देखेंगे तो इस चुनाव के जो काफ़ी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इसलिए कि आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग आपको जानकारी दें कि बिहाइंड द सीन किस तरह से पूरी टीम जो है, आयोग की पूरी टीम किस तरह से काम कर रही है और लोगों तक ये बातें आप ले जाना। इस चुनाव के जो मुख्य आपके हैं बिंदु हैं, एक तो हम लोगों ने आपको सबों को पता है कि ईवीएम का हम लोगों ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है जो कि काफ़ी हिस्टोरिक है। ईवीएम का मात्र कारण ये है कि आप सबों को पता है कि निर्वाचन में जब तक आप ईवीएम नहीं लगाएंगे आज के दौर में, जहाँ पे जितनी, तो उसकी शुद्धता या उसकी पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप अगर ईवीएम करें तो बहुत सारी समस्याएं जो होती है, मतदान केंद्रों पे जो समस्या होती है जिससे आप सब अवगत हैं कि काफ़ी बार बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, साइलेंट बूथ कैप्चरिंग हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ईवीएम का पहली बार यहाँ के पंचायत चुनाव में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और परंतु ईवीएम आप लोगों को शायद पूरी कहानी पता ही होगी कि हम लोग पहले मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, फिर कतिपय कारणों से वो हम लोग नहीं कर पाए, तो जिसके कारण हमें फिर जो M2 ईवीएम है ECI के, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस ईवीएम में एक ईवीएम में एक पोस्ट ही किया जा सकता है। तो जितनी संख्या में हमें ईवीएम चाहिए थी वो ईवीएम की संख्या हमें पर्याप्त नहीं हो पाई। तो इसके कारण से 4 पोस्ट जहाँ पे बहुत ही इंटेंस कंपटीशन रहता है, पंचायत स्तर के जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत हैं उनके 4 पोस्ट का हम लोग ईवीएम से चुनाव कर रहे हैं। और बाकी जो 2 पोस्ट हैं पंच सरपंच के, वो हम लोग बैलेट बॉक्स से करेंगे। तो इस तरह का निर्णय लिया गया है। तो ये एक नया चैलेंज हम लोगों के लिए आया है, क्योंकि लॉजिस्टिकली अगर देखें तो ईवीएम हम लोग पूरे 36 राज्यों के 222 जिलों से लेकर के आए हैं। तो ये एक हरकुलियन टास्क था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोगों की जितनी टीम है, जिला के पदाधिकारी, जिला के निर्वाचन पदाधिकारी, जिला के सारे टीम, आयोग के सारी टीम मिल करके इस काम को, फर्स्ट जो हमारी चैलेंज थी उसको हम लोगों ने पूरा किया है। अब ईवीएम के FLCs होते हैं जो ईवीएम लाने के बाद उसकी जो फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है वो सारे जिलों में की जा रही है और वो अंतिम दौर पे है। ऑलमोस्ट 97-98% उसकी FLC कर दी गई है। अब मात्र करीब 2-3% बचे हैं जो आज या कल तक में हम लोग समाप्त कर लेंगे। जैसा मैंने बताया कि ईवीएम हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हम लोग की आवश्यकता थी ईवीएम की करीब 2.56 लाख के करीब हम लोग की आवश्यकता थी फेजेज में इलेक्शन करने के लिए। ओरिजिनली अगर देखेंगे तो हमारे को करीब 8 लाख के करीब ईवीएम की आवश्यकता थी, जो इस तरह के ईवीएम जो कन्वेंशनल ईवीएम जो करते हैं। तो फिर ECI के द्वारा हमारे 4.6 लाख देने का निर्णय लिया गया। बट अल्टीमेटली हमको सारे पदों को अगर 6 पद को करते तो मिनिमम फेजेस में करने के लिए हमें 2.56 लाख की जरूरत थी। हमें करीब और हमें जो मिला वो करीब 2.21 लाख मिला। उसमें से भी चूंकि पेयर्ड आपके बेल कंपनी है और ECI कंपनी है, एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं, तो पेयरिंग होना आवश्यक होता है। तो हमें पेयर्ड ईवीएम जो है बेल या ECI के जो BU-CU की जो पेयर्ड होती है वो करीब 1.87 लाख मिली। तो 4 पदों को करने के लिए हमें करीब 1.74 लाख की आवश्यकता है BU की और 1.63 लाख CU की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, क्योंकि आपको ये भी जरूरी था कि आप 5% ट्रेनिंग के लिए रिजर्व रखें, 15% एक्स्ट्रा रिजर्व रखें। FLC के दौरान जो कमियां हो सकती है उसके कारण आपको 15% रिजर्व रखना था। तो इन सारों को